हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन एयरफोर्स का लास्ट रफाल यानी कि जो 36 रफाल है वो अगले महीने डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये रफाल इतना लेट इसलिए डिलीवर किया जा रहा है क्योंकि इसमें सारे इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट किए जा चुके हैं। तो ये पहला रफाल था जिसको बनाया गया था इंडिया के लिए और इसे फ्रांस में ही रखा गया। सारे मॉडिफिकेशन किए गए, उनके ट्रायल्स और टेस्टिंग करी गई और अब ये डिलीवरी के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इसकी डिलीवरी के बाद से जितने भी रफाल इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में हैं उन सबको अपग्रेड किया जाएगा इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ इंडिया में ही, और ये प्रोसेस अगले साल से चालू होगा। ये बात आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के जो रफाल हैं वो 2 साल से ही सर्विस में एक्टिव हैं और पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। इनको लद्दाख में भी डिप्लॉय किया गया था। तो जब बात इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट की बात आती है तो क्लैरिटी जो है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि जो चेंजेस हैं ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स को लेकर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेकर है, साथ ही साथ वेपन डिलीवरी कॉन्फ़िगरेशन को लेकर है। बात करें कम्युनिकेशन की तो हो सकता है यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो जो है इंटीग्रेट किया हो ताकि ये एयरक्राफ्ट बड़े आराम से बाकी आईएफ के प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट हो सके। तो आईएफ द्वारा जो एसडीआर यूज किया जाता है ये इजरायली बीनेट है और इसका जो इंटीग्रेशन है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है इंडियन एयरफोर्स के बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स में। बाकी ये चीज़ भी सुनने में आई थी कि उनमें भी थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशंस को दिमाग में रखते हुए। इसके अंतर्गत एक रिपोर्ट आई थी जहां पर यह दावा किया जा रहा था कि जो स्कैल्प ईजी क्रूज मिसाइल है इसके भी लॉन्चिंग एल्टीट्यूड में बदलाव किए गए हैं। बाकी जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की बात होती है ये ऐसा नहीं होगा कि स्पेक्ट्रा को रिप्लेस करके होगा, पर ये उसके एडिशनल होगा। बाकी इंडिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इजरायली एक्सगार्ड को भी लगाया गया होगा जो कि एक टोट डिकॉय है। तो अगर हम लाइफिस्ट द्वारा पब्लिश किए गए आर्टिकल की माने तो यहाँ पर इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट जो पहले अग्री करी गई थी उससे ज्यादा चेंजेस किए गए हैं और इन चेंजेस में समय जो है वो बिल्कुल नहीं लगा है और कॉस्ट ओवररन भी नहीं हुआ है। तो ये शो करता है इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को जिसके अंतर्गत ये चेंजेस को अडॉप्ट करता है। बाकी फ्यूचर में इंडियन वेपन्स के इंटीग्रेशन को भी प्लान किया गया है जिसके अंतर्गत अस्त्र मिसाइल लगाई जाएंगी, अस्त्र के डिफरेंट वर्जन्स लगाए जाएंगे जिसमें मार्क 2 और मार्क 3 फ्यूचर में आने वाली है। साथ में एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम की फैमिली भी यहाँ पर इंटीग्रेट करी जाएगी जिसमें रुद्रम 1 पहले ही इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर कर रखी है। बाकी रुद्रम 2 और 3 के जो ट्रायल्स हैं वो होने वाले हैं। फिर फ्यूचर में ब्रह्मोस एनजी का भी जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से देसीफाइड किया जा रहा है यानी कि इंडिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर फ्रांस की साइड से एक भी रोड ब्लॉक जो है वो नहीं लगाए गए हैं कि इंडियन वेपन यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं होगा, ये चेंजेस हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। हो सकता है इसके पीछे कारण ये हो कि ये बड़ा ऑर्डर देख रहे हो एमआरएफए के अंतर्गत, इसलिए इन 36 एयरक्राफ्ट के साथ पूरा कोऑपरेशन हमें डसॉ का मिल रहा है जो कि हमारे लिए एक्चुअली एक अच्छी चीज़ है। बाकी जो इंडियन एयरफोर्स के रफाल हैं ये F3R प्लस स्टैंडर्ड के हैं जो कि रफाल F2 के कंपैरिजन में कई स्टेप आगे है। यहाँ पर मेटियोर का इंटीग्रेशन किया गया है जो कि BVR कॉम्बैट में अनमैच्ड कैपेबिलिटी देती है। साथ ही साथ इसको ओमनी रोड की कैपेबिलिटी दी गई है जिसके अंतर्गत ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन एक ही मिशन के दौरान यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। बाकी जो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर किया गया है ये रडार को लेकर है। एक AESA रडार यहाँ पर लगाया गया है जो कि टारगेट ट्रैकिंग की एक्सटेंडेड रेंज देता है। बाकी F4 वर्जन में इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। कैपेबिलिटी वाइज ज़्यादा एनहांसमेंट जो है आपको F4 में नहीं मिलेंगे। F4 में जो सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है वो एयरक्राफ्ट की मेंटेनेबिलिटी और अवेलेबिलिटी को बढ़ाने में किया गया है जिसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा जैसी चीज़ों को यूज़ किया जाएगा। साथ में एयरक्राफ्ट खुद ही अपने आप को डायग्नोस करने में सक्षम होगा और समय से पहले ही कौन सा पार्ट सर्विस करना है इसको खुद ही बताने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर आपको अवेलेबिलिटी रेट काफ़ी हाई मिल जाएगा जो एक्चुअली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एयरक्राफ्ट के नंबर आपके पास कितने ही बड़े हों लेकिन सारे एयरक्राफ्ट आपके हर समय ऑपरेशनल नहीं रहते। अगर अवेलेबिलिटी रेट एयरक्राफ्ट का काफ़ी अच्छा है तो कम ही नंबर के एयरक्राफ्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं और इसी चीज़ को रफाल F4 में ध्यान दिया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो कि F3R में भी आराम से किए जा सकेंगे। साथ में रफाल F4 वर्जन में वेपन्स को लेकर भी कुछ एनहांसमेंट किए जाएंगे जिसके अंतर्गत मिका की NG मिसाइल्स जो हैं वो इंटीग्रेट की जाएंगी। तो कैपेबिलिटी वाइज जो रफाल F3R है ये F4 से ज़्यादा पीछे नहीं होगा और क्योंकि अब इसे देसीफाइड किया जा रहा है जिसमें फ्रांस का पूरा सपोर्ट दिख रहा है तो रफाल के जो फर्दर ऑर्डर के चांसेस हैं वो भी अब बढ़ जाते हैं।
क्योंकि फॉरेन फाइटर्स के साथ जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पर हमेशा से रहा है उसको फ्रांस रफाल F3R के साथ सॉर्ट करने में सक्षम हुआ है। और ये प्रॉब्लम इंटीग्रेशन की है कि एक फॉरेन एयरक्राफ्ट एक ऐसी एयरफोर्स से कैसे इंटीग्रेट हो जिसके पास मल्टीपल ओरिजिन के एयरक्राफ्ट हैं। और अगर यहाँ पर इंडिया सेटिस्फाई होता है तो MRFA कंपटीशन में रफाल के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाकी जो कंट्री हैं वो अपने प्लेटफॉर्म को लेकर इतना ओपन हो और इंटीग्रेशन को ऐसे अलाउ करें, इसके चांसेस कम ही नजर आते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।